हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द 10th पार्ट ऑफ वेक्टर चैप्टर। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आज हमें कंप्लीट करना है अपना। प्रीवियस वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, वहां का थोड़ा बेसिक यहाँ पर यूज होगा और एक चीज बड़ी ही यूज होगी, वो है ये। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? 10th क्लास में आपने थंब पढ़ा होगा, ठीक है, राइट एंड थंब रूल, वो यहाँ पर यूज होगा। अगर नहीं आता तो थोड़ा बहुत तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो मेरे ख्याल से एक वीडियो अपलोड है मेरा, मैं डाल दूंगा उसका लिंक कमेंट में, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जितने भी न्यूमेरिकल्स कराता हूँ अच्छे से कर लेना, ठीक है, और होमवर्क दूंगा, होमवर्क जरूर से कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट का वीडियो नहीं देखा तो जाकर उसे देखो, वहां से तो आज आपका यही क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। तो वैसे भी हम यहाँ से आज एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि जब कभी भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। स्केलर मिलेगा तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर हमें वेक्टर मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या देते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हमें यही चीज़ डिटेल में पढ़नी है। तो देखो, जब कभी भी हम दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और हमें इक्वल्स टू में भी वेक्टर ही मिल जाए, उस प्रोडक्ट को हम कह देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ पर ऐसे क्रॉस का साइन लगाते हैं। इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक ऑपरेटर है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। इसको ही हम कह देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट को। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, इस फॉर्म में मैं लिख देता हूँ एक बारी, और हमें मिल जाता है एक तीसरा वेक्टर हमें मिल जाता है जो कि है वेक्टर ही। ऐसे प्रोडक्ट को हम कह देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, एग्जांपल देता हूँ एक मैं। मान लो आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आपने पढ़ा था, ठीक है। और एफ वेक्टर क्या? एफ तो भाई फोर्स ही है, तो ये आप अब पढ़ोगे 11वीं क्लास में। ये इक्वल होता है आपका टॉर्क के। टॉर्क क्या होता है यहाँ पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। देखो, टॉर्क होती है घुमाव वाली फोर्स, ठीक है। किसी बॉडी को अगर हमें घुमाना हो तो हमें टॉर्क लगाना पड़ता है। यहाँ पर इतना बता, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, ठीक है। तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इसी को हम कह देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, चलिए अब आपको ये तो पता चल गया कि इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल भी मिल गया। सेकंड चीज आता है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड, इस सी का जो हमारे पास नया वो आया, वेक्टर आया निकल के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो चलिए बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। ये आपने पहले ही पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में। यहाँ पर क्या था? ए बी कॉस थीटा था। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में? ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया ए बी साइन थीटा के। अब जो सी वेक्टर है ये इक्वल नहीं है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ऊपर निकाला था हमने, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, ए बी साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है? देखो, दो वेक्टर हैं ये, बी वेक्टर और ए वेक्टर। थीटा इज द स्मॉलर वन ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब जो ये थीटा है ना, देखो यहाँ पर ना दो एंगल बन रहे हैं बीच में, एक तो ये बन रहा है और एक ये भी तो बन रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो जो छोटे वाला एंगल होगा वही एंगल हमें यहाँ पे पुट करना है। जो छोटे वाला एंगल होगा वही हमें यहाँ पर पुट करना है। जो छोटे वाला एंगल होगा वही हमें यहाँ पर पुट करना है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो बस आपका ये मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब देखो जरा, जब आपके पास जो सी वेक्टर आया था ये एक वेक्टर है। अब मैंने मैग्नीट्यूड तो निकालना बता दिया, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, पर डायरेक्शन भी तो है इसकी। अब इसकी डायरेक्शन समझ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आर और एफ क्या था और टोर क्या होता है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन ऑफ, जब भी आप किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो ना, फिगर में समझते हैं। देखो, ऐसे और ऐसे दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर, ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर। जब कभी भी आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको एक दूसरा वेक्टर मिलता है, तीसरा, ठीक है। ये तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा। आपका इन दोनों वेक्टर से 90 डिग्री पे ही होगा। अब इसकी डायरेक्शन देखो, 90 डिग्री तो ये भी है, 90 डिग्री ये भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों वेक्टर एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ये एक प्लेन है, ठीक है।
ये ऐसे लाई कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ऐसे, और इसके 90 डिग्री पर, मतलब यहाँ से ऐसे 90 डिग्री पर होगा ऐसे, और एक नीचे की तरफ 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी, सी वेक्टर की इसकी डायरेक्शन कैसे पता, क्योंकि ये तो ऊपर भी है ये नीचे भी हो सकता है 90 डिग्री, देखो ये भी 90 है ये भी 90 है इन दोनों से, ठीक है। अब ये हमें पता चलता है राइट हैंड थंब रूल से, इसके लिए आपको आना चाहिए राइट हैंड थंब रूल। इसको ही दूसरा नाम भी दे देते हैं स्क्रू रूल, स्क्रू रूल भी सेम है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो मैंने जैसा ही कहा कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, सी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर से। तो आप से यहाँ से एक बात पता चलती है, जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर ए से, और जो सी वेक्टर है परपेंडिकुलर बी से, ठीक है। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। तो देखो राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करेगा यहाँ पे डायरेक्शन बताने में। मैं जैसे आपको बताया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसके सी वेक्टर के, जो नया वेक्टर आपका है ना, जिसको हम नाम दे देते हैं सी वेक्टर, ठीक है। एक तो सी वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज मैंने कहा ये 90 डिग्री पे होता है इन दोनों वेक्टर से, ठीक है। सी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, 90 डिग्री पे दोनों ही है। अब राइट हैंड थंब रूल को हमें कैसे यूज करना होता है, देखो राइट हैंड, ये रहा राइट हैंड, सब अपना राइट हैंड लो, और ये तो थीटा है ना, थीटा देखो हमेशा थीटा ए से बी की तरफ देखा जाता है, ए से बी की तरफ, ठीक है। ए से, दोबारा से मैं लिख देता हूं, देखो हमेशा आपका थीटा ए से बी की तरफ देखा जाता है हमेशा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखो यहां पर ए क्रॉस बी, तो हम ए से बी देखेंगे ऐसे। अगर मैं पूछ लेता हूं बी क्रॉस ए, तो आप कैसे देखोगे, तो ऐसे देखोगे इधर की तरफ, ठीक है। अब हम अप्लाई करके देख लेते हैं। देखो सी वेक्टर कौन सा होगा यहाँ पे, थीटा कैसे, मैंने पूछा ए क्रॉस बी, तो आपका अपने हैंड को ऐसे फिंगर उसकी तरफ कर्ल करो बी की तरफ, थीटा के अलोंग ऐसे, ठीक है ऐसे। तो ये कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर मैं आपसे पूछता हूं बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए में लेना राइट हैंड ही है हमेशा, कहीं उल्टा हाथ लो तब भी ऊपर की तरफ ही दिखाओ, लेना हमेशा सीधा हाथ ही है। अब देखो बी से ए कैसे आ रहा है एंगल, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो आप जैसे नीचे कर्ल करोगे तो आपकी डायरेक्शन नीचे है। तो सी वेक्टर ए क्रॉस बी में ये वाला ऊपर की तरफ होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और बी क्रॉस ए में नीचे वाला होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। तो बस इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो ये जो पॉइंट्स आए ना, ये आपको अप्लाई करने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम इनको एक बारी पढ़ भी लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा जॉइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल, मतलब दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर लो। फिर प्लेस योर राइट हैंड एट द ज्वाइनिंग पॉइंट, मतलब जहां वो ज्वाइन हो रहा है ना कोई इनिशियल पॉइंट, वहां पर अपना हैंड रखो और अपनी कर्ल्ड फिंगर करो ए टू बी, अगर ए क्रॉस बी पूछा है, और अगर बी क्रॉस ए पूछा है तो बी से ए की तरफ, जहां इधर थीटा थीटा के अलोंग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि आपका थंब पॉइंट अलोंग ए क्रॉस बी, मतलब आपको सी वेक्टर पता चल जाएगा। बस यही था आपका राइट हैंड थंब रूल, और आपको डायरेक्शन भी पता चल गई है ए क्रॉस बी की। तो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, बस एन कैप। अच्छा ये सब तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि ए डॉट बी जब हमने पढ़ा था, ए डॉट बी वहां पे मैंने क्या पढ़ाया था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, बस यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसको सिंपल ए और बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, चलो ये तो बात समझ में आती है थोड़ी बहुत। ये एन कैप क्या आ गया, ये एन कैप क्या आ गई नई चीज। देखो मैंने क्या कहा था, जब भी हम ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है, मैंने ये चीज कही थी। और वेक्टर में हमेशा क्या होता है आपका, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन भी तो होती है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो आपका ये बता देगा और डायरेक्शन आपका एन कैप बताएगा। अब इस एन कैप के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है, तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सी वेक्टर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, थंब रूल से हमने इसकी डायरेक्शन भी निकाल ली थी। तो ये एन कैप क्या होता है, अब हमें एन कैप के बारे में पता चलना है। ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब हमें एन कैप के बारे में चर्चा करनी है। देखो एन कैप क्या होता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो खाली डायरेक्शन बताने का काम आता है। तो एन कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है टू अ प्लेन, मतलब टू अ प्लेन जिसपे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, जिसपे वेक्टर लाई कर रहे हैं, टू अ प्लेन गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल, मतलब इसको राइट हैंड थंब रूल से हमने इसकी डायरेक्शन बता दी, ठीक है। बस ये खाली एन कैप है, इट इज एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर टू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, ठीक है, कंटेनिंग कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा स्क्रू रूल भी आता है इसमें। देखो ये जो आपका ए बी क्रॉस ए है,
कभी ध्यान रखना, ये जो क्या कहते हैं, अगर मैं मार्कर को स्क्रू मानता हूँ तो अगर मैं इसको इस पॉइंट पे रखता हूँ और घुमाना स्टार्ट करता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे, क्लॉक ऐसे ही तो घूमती है ऐसे, अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करता हूँ ऐसे, तो ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे, यहाँ पर क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, देखो ऐसे, बी से ए की तरफ, तो ये कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जाएगा ना, देखो ऐसे, ए ऐसे घुमाता हूँ क्लॉकवाइज तो ये नीचे जाएगा ऐसे 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 ऐसे, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है, ऐसे घुमाता हूँ क्लॉकवाइज, तो ये कैसे जा रहा है, सी की डायरेक्शन में। यही आपका स्क्रू रूल है, वैसे थंब रूल बेस्ट है, स्क्रू रूल भी वही एक चीज है, ठीक है। तो बस ये था आपका एन कैप। एन कैप खाली काम आता है हमारा डायरेक्शन दिखाने के लिए। क्वेश्चन आता है कि हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, कैसे करना है, देखो ये एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, और ये एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, इनके बीच में एंगल है 30, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ना इस प्लेन पे लाई कर रहा है, देखो इस प्लेन पे, ठीक है, और ये आपका वाई प्लेन हो गया ऐसे, ठीक है, और ये आपका जेड प्लेन हो गया ऐसे, समझ रहे हो ना कैसे होता है प्लेन, ए ऐसे, तो ये कुछ ऐसा प्लेन है ऐसा, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए बी, वेट मैं मार्कर चेंज करके आता हूं, देखो आपको फाइंड करना था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप, ठीक है, एन कैप क्या था, डायरेक्शन बताने वाला। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड आपको पता है ये 2 यूनिट, तो यहाँ पर 2 यूनिट पुट करो, बी का मैग्नीट्यूड भी पता है कितना है 4 यूनिट, ये ना यू है यू, ठीक है, 40 मत समझ लेना, इंटू 4 यूनिट, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 30, तो साइन 30, ठीक है। एन कैप को भी ऐसे रखो, एन कैप समझाएंगे अभी, देखो 2 4 जा 8, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है साइन 30 की वैल्यू, ठीक है, तो 2 4 जा ये एन कैप, तो 4 एन कैप आ गया। अब एन कैप आपको डायरेक्शन भी निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्शन के लिए आपने क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कर्ल वाला, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे, ठीक है, और ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो जो नया वेक्टर आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता, चाहे तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, देखो इस डायरेक्शन में ये ऐसे आप करना ऐसे, ठीक है, एंगल ऐसे जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ है वाई कैप की तरफ, और वाई कैप की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई और जे, ठीक है, आई यूज करते हैं एक्स के, आई यूज करते हैं एक्स के लिए, जे यूज करते हैं वाई के लिए, और के यूज करते हैं जेड के लिए, ठीक है। तो यहां पर कौन सा यूज करेंगे, जे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी 4 जे कैप, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए तो हमारे कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या पिछली वीडियो में पढ़े थे, देखो स्पेशल केस क्या होता है, थीटा में कुछ फंडा कर देते हैं ये, ठीक है, तो इसके क्या है 3 स्पेशल केस हैं। पहला केस है आपका जब थीटा दो वेक्टर्स के बीच में, सॉरी, जब थीटा दो वेक्टर्स के बीच में कितना हो 0 डिग्री, दूसरा क्या है जब क्या हो 180 डिग्री, तीसरा क्या है 90 डिग्री, ठीक है, ये 3 केस है। अच्छा चलो फुट करके देख ले, जब थीटा थीटा दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री होगा तो वो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, भाई पैरेलल ही तो होंगे, ये ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, तभी तो इनके बीच में एंगल कितना है 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये पैरेलल है। अब ए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, ए बी साइन 0 डिग्री, ठीक है। एन कैप तो चलो यार छोड़ो, अभी एन कैप की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है डायरेक्शन की, थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो साइन 0 क्या आता है 0, साइन 0 की वैल्यू क्या आता है 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। हमेशा ध्यान रखना जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो और हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, जब भी वो पैरेलल हो, ठीक है। अब 180 डिग्री, 180 में कुछ ऐसा होगा, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, दोनों को पैरेलल शिफ्ट करके अगर हम लिखें तो ये ऐसे हो जाएगा, और इस बीच में कितना एंगल 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको जरा मैं रब कर देता हूँ, ये देखो 180 डिग्री हो गया। अच्छा अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, ए क्रॉस बी का, ए बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, आधे गोल यहाँ पे पता ही नहीं 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, वो 0 सॉरी, ठीक है। तो आंसर 0 से मल्टीप्लाई करो जब ए को ए बी को, तो आंसर कितना आएगा आपका 0 ही आएगा, ये भी केस खत्म। अब 90 डिग्री, ये पिछली वीडियो में जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट है या नहीं। दो वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ये होगा ये बी होगा, अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और 1 जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा ए बी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। बस ये था आपका स्पेशल केसेस। अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव और नॉट, तो ये नहीं होता कॉम्यूटेटिव, क्यों नहीं होता समझ लेते हैं। देखो
ए क्रॉस बी अनइक्वल होता है बी क्रॉस ए के, ठीक है। बी क्रॉस ए के अनइक्वल होता है ए क्रॉस बी। क्यों होता है ये समझते हैं। देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और बी क्रॉस ए का क्या होगा, ए बी ओ सॉरी बी ए साइन थीटा। ये तो समझ में आ रहा है ना। देखो बी क्रॉस ए करा तो बी ए साइन थीटा, ए क्रॉस बी करा तो ए बी साइन थीटा। बट ये जो आपका वेक्टर आता है ना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें हमेशा वेक्टर मिलता है, और वेक्टर में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो हमें डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए करना है। तो डायरेक्शन देखो अब कैसे होगा, जब हमने पढ़ा था तो दोनों की अलग अलग डायरेक्शन आ रही होगी। किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वो मन लगा के पढ़ रहा है, और जिसे याद नहीं है वो अपने मुंह पर एक लगाए, ठीक है। अब देखो ये जो नया वेक्टर आया ये सी वेक्टर था। दो केसेस अराइज हुए थे कि भाई परपेंडिकुलर तो ये है, परपेंडिकुलर ये भी है, ठीक है। तो सही कौन सा होगा, तो जब मैंने कहा था ए क्रॉस बी जब भी आप करोगे तो ए से बी की तरफ आपको अपनी फिंगर कर्ल करनी है। तो देखो करो, और डायरेक्शन कैसी, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसमें डायरेक्शन कुछ और आ गई। अब बी क्रॉस ए की बात आती है तो राइट हैंड को ही आपको कर्ल करना है। देखो इस तरीके से उल्टा, ठीक है। राइट हैंड कैसा हो गया, नीचे की तरफ। देखो बी से ए ऐसे, ए की तरफ नीचे की तरफ हुआ ना। बस यही था आपका, ये दोनों डिफरेंस है, इसलिए ही ए क्रॉस बी अनइक्वल है बी क्रॉस ए के। ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो वेक्टर की सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है वेक्टर, कैसे देख लेते हैं। देखो जब भी आप ए क्रॉस बी प्लस सी करते हो तो आप ना उसे इस तरीके से लिख सकते हो कि ए की मल्टीप्लाई पहले बी से करोगे, जब ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी। समझ तो आ गया ना कैसे हुआ। ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो ए की पहले बी से, फिर ए की ही सी से, ऐसे कर सकते हैं आप। बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी, इसका ऑर्डर मत चेंज कर देना। या फिर ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए नहीं आप लिख सकते। ये भी हम पीछे देख के आए हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों आपस में अनइक्वल हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। चलिए अब अपना समझते हैं। देखो ए प्लस बी वेक्टर है ना अगर ऐसे, और आपका मल्टीप्लीकेशन में है ये सी प्लस डी का क्रॉस वेक्टर, तो आप इसे ना डिस्ट्रीब्यूट करके देखो ऐसे लिख सकते हैं। ए की पहले सी से करो, मतलब ए क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। फिर ए की ही डी से करो, प्लस ए क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है। फिर बी की सी से, बी की डी से, प्लस आएगा बीच में, बी क्रॉस सी प्लस बी की डी से, बी क्रॉस डी, ठीक है। ये इक्वल होगा। बट आपको यार सीक्वेंस नहीं चेंज करनी, कभी बी क्रॉस सी की सीक्वेंस नहीं, इस तरह से लिख दिया सी क्रॉस बी, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ये फॉलो करता है वेक्टर। देखो थर्ड प्रॉपर्टी आती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप दो वेक्टर्स का करोगे ना तो वो जीरो आएगा हमेशा। जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए डॉट ए क्या हो जाता था, ए डॉट ए वेक्टर ए का स्क्वायर इसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है। बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या चक्कर है, ये ना जीरो हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप आपस में ही मल्टीप्लाई कर दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस ए अगर आप कर दोगे तो ये जीरो के इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला खोलो, ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा क्या होगा, जब आप दो वेक्टर सेम ही हैं उनके बीच में ए वेक्टर है, इनके बीच में एंगल तो जीरो ही होगा ना, 0 डिग्री। और डायरेक्शन तो सेम ही है, डायरेक्शन भी चाहे आप लिख लो, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इक्वल्स टू जीरो। अब ये ना जीरो आया, जीरो। जीरो का मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर नहीं है, जीरो वेक्टर है ये। डायरेक्शन तो पता ही रहा है, ठीक है। इसका नाम होगा जीरो वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस ए। तो ये बात ध्यान रखना, थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी। पिछली बार जब आपने करा था तो ये सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही थी न्यूमेरिकल करते हुए, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को जरा ध्यान से करना। अच्छा अगर मैं पूछता हूं आपसे आई क्रॉस आई क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, जीरो होगा, बिकॉज ये दोनों सेम वेक्टर हैं। इसी तरीके से के क्रॉस के क्या होगा, ये भी जीरो होगा। जे क्रॉस जे क्या होगा, ये भी जीरो होगा, बिकॉज ये सब सेम वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा खोल के दिखा देता हूँ, जे जे साइन दोनों सेम है तो कितना थीटा होगा, जीरो, ठीक है। बस साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये पूरा जीरो। ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो वेक्टर। हमें समझना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब, यूनिट वेक्टर का मतलब आपको पता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कुछ ऐसे होंगे, देखो आई जे के, देखो ऐसे, या आपका एक्स एक्सिस होगी, या आपकी वाई होगी, या आपकी जेड होगी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें करके बताना है, मतलब आई क्रॉस आई हमें बताना है,
जे क्रॉस जे हमें बताना है, के क्रॉस क्रे हमें बताना है। ये सब हमें बताना है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो, बिकॉज सेम डायरेक्शन है। आई क्रॉस आई किसके लिए यूज होता है, एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और साइन जीरो क्या आता है, देखो इस तरीके से ना, आई का मैग्नीट्यूड साइन थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। साइन जीरो की डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये तीनों भी जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है। मेन बात जो आती है ना वो नेक्स्ट बात आती है, इसको मैं पहले रब कर देता हूं। ये देखो, अब आप मुझे बताओ जरा, आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, ये बताओ जरा। ये भी डायरेक्ट बता सकते हो क्या, इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। देखो आई क्रॉस मतलब आई तो आपका ये हो गया, क्रॉस जे, जे आपका वाई एक्सिस हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, आई कैप जे कैप, मतलब आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ये सब बातें अगर नहीं पता चल रही तो आपको इंट्रो देखने की जरूरत है, ठीक है। 1 × 1 साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 1 के। चलिए अब डायरेक्शन भी तो बतानी है भाई, ये खाली ये गलत नहीं हो गया था आपका, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी तो आती है, एन कैप। अरे कहाँ लिख दिया, दिख ही नहीं दे रहा, ठीक है। एन कैप भी तो आता है, तो अब इसको आपकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे बताओगे, देखो कर्ल करनी है अपनी फिंगर को, देखो कुछ ये प्लेन हो गया ना, ये देखो कैसा ऐसा प्लेन हुआ। अब इस प्लेन के अलोंग मतलब थीटा के अलोंग कुछ ऐसे नहीं आ रहा, जेड डायरेक्शन में, जेड में आ रहा है ना, तो आई डॉट जे किसके इक्वल होगा आपका, के कैप के, ठीक है। समझ आ गया, डायरेक्शन भी पता चल गया आपको, आपका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया 1। अब जे क्रॉस के करो, देखो जे कौन सा होगा, आई जे, ये जेड एक्सिस वाला, वाई वाला होगा भाई, आई जे के ऐसे होता है ना, ठीक है। तो ये जे हो गया, ये के हो गया, मैं यहां लिख ही देता हूं वरना बार बार कंफ्यूजन होगी, आई जे के, ठीक है। अब आपको जे के करना है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्शन का खेल है खाली। ये देखो इस डायरेक्शन में है, ऐसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड तो उसका 1 ही होगा, जे और के का, तो 1 × 1 और साइन 90 की वैल्यू 1। और एन कैप क्या होगा आपका, एन कैप हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस वाली, मतलब आई कैप। और के आई इस तरह अपने आप निकालना, वैसे मैं बता देता हूँ जे कैप के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, ये बताइए जरा, ठीक है। ये चीज आपको बतानी है। ये कैसे बताओगे, जब मैंने आपको कहा था ए क्रॉस बी इक्वल्स अनइक्वल होता है बी क्रॉस ए के, इसी तरीके से यहां पर समझो आई क्रॉस जे अनइक्वल होगा ना जे क्रॉस ए के। कैसे, देखो इसकी अगर मैं यहां पर ये कर दूं -b, ठीक है, तब तो ये इक्वल होगा, तब तो ये इक्वल होगा, बिकॉज मैंने डायरेक्शन अपोजिट बता दी, ठीक है, तब तो इक्वल होगा। चलो करके देखते हैं जे क्रॉस ए का क्या आएगा। देखो जे कहां पर है, ये के कहां पर है, के ये रहा, ठीक है। आई क्रॉस जे क्रॉस आई, सॉरी, अरे यार जे क्रॉस आई निकालना है ना, जे कहां गया, ये रहा, आई ये रहा, ठीक है। तो जे क्रॉस आई मतलब देखो, अब जे क्रॉस आई की अगर मैं डायरेक्शन निकालूंगा मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा एंगल, क्योंकि जे से आई की तरफ जा रहा है, जे से आई की तरफ, तो मैं ऐसे करूंगा तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे करके बताऊं यार, उंगली नहीं सही बैठ रही, ठीक है। तो समझ लो एक तरीके से ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, के कैप ही होगा ये, पर माइनस का। इसी तरीके के जे क्या होगा, देखो यहाँ पर के जे क्या है, आई कैप, तो यहाँ पर नेगेटिव का आई कैप हो जाएगा। आई के क्या है, आई के जे कैप, तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव का जे कैप। खाली नेगेटिव का फर्क है, ठीक है। अब जरा एक ट्रिक बता देता हूँ इसे याद करने की पूरे को, देखो रुक जाओ, चलो अब हम समझते हैं अपनी ट्रिक। देखो आपको कुछ ऐसे लिखना है, आई जे के, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आई क्रॉस जे आपका होगा के कैप, ठीक है। आई क्रॉस जे होगा के कैप। अच्छा, अगर मैं जे क्रॉस के पूछूं, जे कैप क्रॉस के कैप पूछूं, जे क्रॉस के आई होगा, ठीक है। मतलब देखो इस तरह घुमाते जाना है, घुमाते क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज आपको घुमाते जाना है। आई जे कर दिया तो के बचा तो के लिख दो, जे क्रॉस के करना है तो आई लिख दो, ठीक है। अब के आई करना है, के आई तो क्या आएगा,
जे आएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब आई के पूछ लूँ तो आएगा नेगेटिव का जे, आई के पूछ लूँ तो आएगा नेगेटिव का जे। समझ रहे हो ना? मतलब जब भी आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपके पास आएगी पॉजिटिव वाले, और एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपके पास आएगी नेगेटिव वाले। ठीक है, ये आपकी ट्रिक होगी छोटी सी, फटाक से ये बनाना और एकदम सॉल्व कर लेना अपना, बस ये आपकी ट्रिक थी। अब हमें समझना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन ए एंड बी वेक्टर आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब जो ए वेक्टर है आपका, ए वेक्टर, ठीक है, वो आपको गिवन हो कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब इस कुछ इस तरीके से, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई आएगा यार यहाँ पे, ठीक है, और ए जेड के कैप, कुछ इस तरीके से गिवन हो, और दूसरा वेक्टर आपको इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स आपको इस तरीके से गिवन हो तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू क्रॉस बी क्या होगा, ए इंटू क्रॉस बी, ये चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ए वेक्टर लिख लो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये मैंने ए वेक्टर लिख लिया। क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, रुको थोड़ा एंगल बढ़ा लेते हैं अब, ठीक है ना। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, एक एक उठा के मल्टीप्लिकेशन थोड़ी यार बड़ी होगी। अब देखो ए एक्स की मल्टीप्लाई पहले बी एक्स से करनी है, ए एक्स की बी एक्स से, और ये क्या है आई कैप, आई कैप मैंने क्या बताया था, आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई जीरो, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये भी पूरा जीरो। ठीक है, इसका मतलब जो ये होगा ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप, ये तो जीरो हो जाएगा आपका, बिकॉज आई आई जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो जीरो हो जाएगा। चलिए खत्म। अब ए एक्स की इससे करनी है बी वाई जे कैप से। आई इंटू जे क्या होता है, आई इंटू जे क्या होता है, आई इंटू जे कैप क्या होता है, मैंने वो ट्रिक बताई थी ना, आई जे के, तो आई इंटू जे क्या होता है, के कैप। ठीक है, यहाँ पर ऐसे काम आएगी वो ट्रिक। चलिए आई डॉट जे, देखो इसकी इससे होगी, अब इसकी इससे करनी थी, तो ए एक्स बी वाई क्या हो गया आपका, के कैप। ठीक है, चलिए अब इसकी उठा के इससे करो, बी आई और के क्या होगा, आई के, आई के हो जाएगा आपका। यार मैं सोच रहा हूँ ये आपको समझ तो आ ही रहा होगा, आई के क्या हो रहा है, आई इंटू आई तो आपका जीरो हो गया, आई इंटू जे क्या होगा, के हो गया, आई इंटू के क्या हो गया, ये सब तो आपको समझ में आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट बता देना, बी जेड जे कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। देखो ए वाई की अब मैं कर रहा हूँ, इसका आई और जे क्या हो गया, ठीक है, माइनस इसलिए आया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन थी। ठीक है, प्लस ए वाई बी जेड आई कैप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई जेड। ठीक है, ये सब हो गया। अब हमें क्या करना है, रुको मैं एंगल फिक्स करता हूँ फिर से, वेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेपरेट करना है हर चीज़ को। देखो इक्वल्स टू में ये सब आ गया था, ये सब ठीक है, नीचे वाली चीज़ है। अब हमें सेपरेट करने हैं आई आई वाले। देखो आई आई किसके पास है, एक तो ये रहा, और कहाँ है, एक ये रहा। ठीक है, इसको अलग से लिख लो यहाँ पर, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। ये कहाँ पर था, देखो ए एक्स बी जेड ये रहा, और ए एक्स बी एक्स कहाँ है, ये रहा। ठीक है, चलिए ये रहा, प्लस फिर से एंगल फिक्स करना क्या। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ए जेड बी एक्स हो गया था, ए जेड बी जे वाला हो गया। अब देखो ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ये हो गया। ठीक है, सेपरेट करके लिख लिया हमने। चलो अब जरा ये ध्यान रखना, जे कैप इसमें से हम कॉमन ले लेते फिर से,
ये हो गया आपका। तो टोटल पूरा आपका ये आंसर आ गया। अभी ना एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप एकदम कर दोगे, ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, ठीक है। जे कैप ए एक्स ए वाई ये सब थोड़ा हार्ड डिफिकल्ट पड़ता है। अब आपके पास ये तो आपका आंसर आ गया, ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। अब हम एक और शॉर्टकट तरीके से समझ लेते हैं इसको। अब हमें समझना है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। जिस तरह हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी करा है ना, शॉर्टकट मेथड समझना है। इस शॉर्टकट मेथड का नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। क्लास 11 प्रेजेंट क्लास 12 में आपको पढ़ाया जाएगा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, कुछ ऐसा ही है। अभी तो आप छोटे इसलिए आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा है तो उसको पता होगा, ठीक है। चलिए देखो सिंपली आपको क्या करना है, दो ऐसे लाइंस खींची। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं दोनों वेक्टर, ठीक है। ये देखो ए वेक्टर क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। बी वेक्टर क्या होगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। ये आपका वेक्टर आपने लिख लिया। अब सिंपली आपको दो ऐसे लाइनें खींचनी है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। सीधे हाथों को डिटर्मिनेंट, और ऐसे जो मुड़ जाते हैं उनको कहते थे मैट्रिक्स, ठीक है। अभी आपको मैट्रिक्स नहीं पढ़ना, डिटर्मिनेंट देखो। आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है आई जे के, ठीक है। सिंपली ऐसे लिख लेना आई जे के। और फिर जो इसका ए का कंपोनेंट है ना ए वेक्टर का, ये आई वाला, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर है ए एक्स, इसी तरीके से ए वाई है वो जे पर लिखना है, सॉरी देखो ऐसे। और ए जेड का यहाँ पर, इसी तरीके से बी का यहाँ पर लिखना है आपको, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, देखो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं ये अब हमें सीखना है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आई कंपोनेंट वाले हम क्या करते हैं, फाइंड करेंगे। देखो आई की लाइन ये है, आई जिस कॉलम और जिस क्या कहते हैं रो में है उसको हाइड कर लो। मतलब आई ऐसे है ना, देखो ये इस कॉलम में है तो ये कॉलम ये रो आप हाइड कर लो ऐसे, और ये ऐसे हाइड कर लो। ये तो ये चार बचे, ठीक है, ये चार बचे, इसको ध्यान से देख लो। अब इसको आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आई को हाइड करके देखो, आई का निकाल रहे हो, आई को हाइड करो इन दोनों चीजें। अब क्या आएगा यहाँ पर, ए वाई इंटू बी जेड माइनस, अब यहां पर माइनस का साइन आएगा, ए जेड इंटू बी वाई, ठीक है। ये हो गया आपका आई का। चलिए एक सेकंड का टाइम दो मुझे। इसी तरीके से आपको यहां पर अब माइनस का साइन आएगा जे। यहां पर ना देखो कुछ हिडन साइन भी होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। देखो जिस तरह ये 9 चीजें हैं इसमें, आई जे के एक्स ए वाई, तो इसके कुछ हिडन साइन होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, नहीं 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 ऐसा होता है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे होते हैं। इस साइन को जरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं अभी रब करूंगा, ठीक है। हो गया, चलो चलिए अब जरा देखो, ये आपको जे वाले करने थे। अब क्या करोगे, जे जिस लाइन और कॉलम में उसको हाइड करो ऐसे ऐसे। देखो ये चार बचे, ये दोनों बचे और ये दोनों बचे। अब आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे इसका इससे कर देते हैं। देखो जे को हाइड करा ऐसे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ए एक्स का बी जेड से, ए एक्स बी जेड माइनस, देखो माइनस का साइन आएगा, फिर ए जेड बी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका क्या मैंने हिडन साइड में बताया, इसका पॉजिटिव था, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस ये क्या आएगा आपका, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। मैंने इसको ऐड कर लिया ना इससे और इससे, इन दोनों, अब इसकी मल्टीप्लाई हुई थी, देखो इसकी और इसकी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आ गया। देखो कितना आसान मेथड था, बस यही आपका डिटरमिनेंट मेथड, ऐसा आपने फाइंड कर लिया ना। देखो ये आसान पड़ा, बल्कि वो वाला हार्ड था। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको दो वेक्टर देता हूँ, ठीक है, दो वेक्टर आपको दे देते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ए क्रॉस बी निकाल के दिखाना है। 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, प्लस 2 के कैप। अभी आपको फाइंड करना है 2i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। कैसे करोगे, पॉज करो वीडियो और जल्दी से करके दिखाओ इसको, ठीक है। मैं यहां पर करता हूं, देखो कैसे करना है, आई जे के, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट रखने मुझे, इसका 3 1 2, इसी तरह इसके 2 -2 प्लस का 4, ठीक है। अब एक क्रॉस बी के लिए क्या करते थे, इक्वल्स टू, देखो आई कैप, आई को हाइड करो इसे और इसे, 4 1 जा 4, इस तरह -2 क्या हो जाएगा, -4, और यहां पर बीच में माइनस का साइन बिताता है,
माइनस इंटू -4, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, j 3 इंटू 4 -2 इंटू 2 प्लस k कैप। ये समझ में आ गया ना, जे का कैसे करा, इसे हाइड करा और इसको हाइड करा। 3 इंटू 4 12 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। इस तरह का प्लस के का, क्या होगा, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 माइनस का, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आपको उसको सिंपली सॉल्व करना है। देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं, आई देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 8 आई कैप, ठीक है। ये हो जाएगा 3 4 जा 12 माइनस जे कैप, 3 4 जा 12 4 प्लस के कैप, 12 में से 4 गए 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या, 1 सेकेंड, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक है। ये आपका आंसर ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स, आपके पास सामने गिवन है। देखो इसके ना आई जे के ऊपर मैंने कैप नहीं लगाई, आप लगा लेना, ठीक है, ये कैप है। एंड एक्टिंग एट द पॉइंट आर, ठीक है, अबाउट द ओरिजिन, आपको करना है फाइंड टॉर्क। सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला आपको अगर नहीं पता टॉर्क क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी आप नए बच्चे हो, ठीक है, आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, ठीक है, ये होता है। किस तरीके से करेंगे, आपको एफ गिवन है, एफ वेक्टर क्या है आपका 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, के कैप। अब आपको आर वेक्टर क्या गिवन है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, ये गिवन है। यार डिटर्मिनेंट मेथड लगाओ ना, जब आपको किसी चीज का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है क्या करते थे, दो लाइन खींचते थे, आई जे के लिखते थे, ठीक है, क्या करते थे 2 माइनस 3 4 3 2 3, मजा आता, तो मजा आता है ये करते हुए भी, ठीक है। तो क्या करते हैं आर इंटू एफ। अब जरा एक बात बताना, क्या ये मैंने सही लिखा, क्या ये मैंने सही लिखा, ऑर्डर गलत नहीं कर दिया मैंने, ऑर्डर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आर इंटू एफ करना था ना, ये देखो मैंने आर वाला तो नीचे लिख दिया, एफ वाला ऊपर लिख दिया, पहले आपको ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गलत था, समझ आ गया, अब ये गलती कभी नहीं करोगे आप, ठीक है। तो आर वाला आपको पहले लिखना है 3 2 3 और 2 माइनस 3 4, ठीक है। अब कुछ नहीं यार, सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको, चलो कर देते हैं फटाफट से। इक्वल्स टू आई कैप 8 माइनस 9 आएगा, ठीक है, और माइनस जे कैप 12 माइनस 6 प्लस के कैप माइनस 9 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 17 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 13 के कैप, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। कैसे आया देखो, आई कैप वाला था, इसको हाइड करा, इसको हाइड किया, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 माइनस का, ये आ गया, माइनस करने हैं इसमें। फिर जे वाला, जे को हाइड करा, ये दोनों 3 4 जा 12, कहाँ गया 12, और 2 3 जा 6 माइनस 6 आ गया, प्लस के कैप, देखो के कैप, हाँ ये रहा, 3 3 जा 9 माइनस का और 2 2 जा 4 माइनस का। हिडन साइन ध्यान रखना, बार बार यहाँ माइनस क्यों आ रहा है जे का, क्योंकि हिडन साइन है यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हिडन साइन आपको खुद लगाने पड़ते हैं, ठीक है। बस ये था आपका आंसर, टॉर्क आपने फाइंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, इफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप एंड ये जो भी गिवन है, इसमें आपको ना y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों जबकि पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, इस तरीके से आपको इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, अगर पैरेलल है कोई चीज तो थीटा कितना होगा, साइड में लिखते हैं, देखो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। और फिर चलो करके बताता हूँ, देखो a क्रॉस b का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या है 0 डिग्री, तो ए बी साइन थीटा क्या हो गया आपका, पूरा इक्वल्स टू 0 हो गया ना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, अभी मैं इसको रब कर दूंगा, चलो इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये मतलब जो भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना इन दो वेक्टर का, वो इक्वल होगा 0 के, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बिकॉज ये पैरेलल है। अच्छा, अब आप सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लो अपने आप, आई जे के, ठीक है। वेक्टर से आपको गिवन है क्या है, ए वेक्टर है आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर है आपका -4 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस वाई के कैप। आपको ये फाइंड करना है छोटा सा, ठीक है। इसके लिए आपको पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो
2 3 -1 और ये आपको जगह -4 -6 y। ठीक है, वैसे ना यहाँ पे y की जगह लैम्डा आना था, लैम्डा होता नहीं क्या कहते हैं कीबोर्ड में, इसलिए मैंने वहाँ पे y कर दिया लैम्डा को हटा के। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, कैसे करोगे? देखो सबसे पहले तो a क्रॉस b क्या है 0, तो इक्वल्स टू में इसका आएगा अब ये सब आई कैप। अब इसको आपको सिंपली फाइंड करना है, क्या होगा आपका? देखो आई कैप के साथ आएगा 3y -6 -j 2y -4 प्लस k कैप -12 इंटू -12। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको इसे सिंपली सॉल्व करना है। रुक जाओ, मैं इसे ऊपर कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब आपको फाइंड करना था, देखो थोड़ा सा इसको ना सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3y -6 आई कैप -j कैप ठीक है, ये जीरो क्यों वहां पे? देखो प्लस -12 है -12 है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा ये वाला और ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अब आपको देखो मैंने क्या बताया था, इक्वल टू सारे जीरो हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे 3y -6 इक्वल टू 0, 2y -4 इक्वल टू 0 और ये तो जीरो है ही। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। चलिए अब यहाँ से भी एक चीज़ देखो जरा, देखो मैंने दिखाई नहीं दे रहा था, अब देखना। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब चीज़ देखो, एक यहाँ से आपको y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, 3y इक्वल्स टू +6 y इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ से तो 2 आ गई इसकी वैल्यू। अब जरा यहाँ पे भी करके देखते हैं, y इक्वल्स टू 4/2, यहाँ भी y की वैल्यू 2। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यू भी फाइंड कर ली, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अपने नए टॉपिक पे। अरे नए टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे? मान लो दो वेक्टर आपस में एक ना ट्राइंगल की साइड बना रहे हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल की साइड बना रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्राइंगल लॉ लग सकता है। अब मैं अगर आपसे कहूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लेते क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका बेस क्या हो गया? बेस तो हो गया आपका ये वाला वेक्टर जो भी है, और हाइट हो गया आपका ये। ठीक है, ये मान लो थीटा है। अब जरा मैं अगर एक से बात पूछता हूँ, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर से अगर हम इसका कंपोनेंट तोड़ दें, ऐसे बी वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ दें, तो ये वाला का वेक्टर कौन सा होगा? बी कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट इसका बी का, और ये वाला कौन सा होगा? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा थोड़ा ढंग से नहीं लिखा पर आप समझ जाना, बी साइन थीटा होगा। अब देखो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगी, इसका ये कंपोनेंट यही कंपोनेंट इसका नहीं होगा बी का, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका बी साइन थीटा। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो एंड गेट द आंसर। देखो बेस क्या हुआ आपका? बेस तो ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ही तो आएगा खाली ए वेक्टर का। ठीक है, और हाइट क्या होगी? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये हो गया आपका। अच्छा एक बात और बताओ, आपने ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ए बी साइन थीटा। यहाँ पर क्या बन रहा है? ये दोनों मैग्नीट्यूड ही तो होते थे, ये दोनों मैग्नीट्यूड ही तो होते थे, ये भी इसका मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ए क्रॉस बी हाफ इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, 12th में भर भर के ये चीजें आएंगी, डायरेक्ट आपसे पूछते हैं, वहां ना कोई प्रूफ नहीं कराने का तुम्हें इस तरीके से, ये बी का कंपोनेंट तोड़ रहे, ये तोड़ रहे। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये कुछ नहीं बताता कोई, डायरेक्ट बताता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये है। तुम वहां गफलत में पड़े रहना, अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तुम्हें तो आराम से कर दो। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू ये ए है, ए इंटू बी इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैरेललोग्राम ही बनाना होगा। इसको नाम दे देता हूं बी वेक्टर, इसको नाम दे देता हूं ए वेक्टर, इसके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, चलिए अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? बेस इंटू हाइट, ये होता है बेस इंटू हाइट। भाई बेस तो ये हो गया ए वेक्टर और हाइट ये होगी। ठीक है, बेस क्या था आपका? ए का मैग्नीट्यूड। हाइट क्या है आपकी? हाइट निकालना पड़ेगा फिर से। देखो यहां से परपेंडिकुलर घेरा, ठीक है, बी को तोड़ लिया, उसके कंपोनेंट को तोड़ लिया, तो ये क्या होगा? बी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ फिर से बी साइन थीटा आ गया। ठीक है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है तो ये इक्वल हो गया आपका ए क्रॉस बी के। जो 12th में करोगे ना, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बस यही था आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी।
तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। आपको इसमें क्या करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको फॉर्मूला बता दे, हाफ अपॉन उसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स इक्वल टू, ये दो वेक्टर आपको दे दिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना और आपके फॉर्मूले में पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर करना कमेंट। सो इसी के साथ आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है खत्म, ठीक है। बहुत अच्छे से कर लिया। और होमवर्क आपका लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया, उसको कर लेना, उसके आंसर कमेंट में कर देना। जो पहला कमेंट आपका आंसर का आएगा ना, उसमें पिन कर दूंगा और वही आपका सही आंसर होगा, अगर वो सही आंसर हुआ, ठीक है, इसी तब पिन करूंगा, ठीक है। इसी के साथ सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट वीडियो रहता है, खाली एक वीडियो रहता है, बाय।